Hello friends, today we are going to start NCERT textbook of science, class 7th, chapter 6, physical change and chemical change. If you like the video, then please press the like button and subscribe the channel. So let's start physical change and chemical change. My dear friends, what do you mean by change? Change means a new substance is formed, something new is happening which is different from the normal. Then this we shall call change. So many types of changes we are experiencing in our day-to-day life, like the change of mood, change of clothes, change of climate, and season change. In this type, we come across many types of changes. Then what is this change and why does it occur? Let's start. Every day you come across many changes in your surroundings. अब अपनी दिन प्रतिदिन चारों ओर बहुत प्रकार के चेंजेस देखते हैं. दिस चेंजेस में इन्वॉल्व वन और मोर सब्सटेंसेस. तो फिर इसी में एक सब्सटेंस चेंज हो सकता है या फिर बहुत सारे सब्सटेंस चेंज हो सकता है. ये फिजिकल एंड केमिकल चेंज जो है ये कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है, पर ये दोनों एक एक चेंज ही है. ये हम आगे जाकर पढ़ेंगे. फॉर एग्जाम्पल, योर मदर में आस्क यू टू डिजल्व शुगर इन वाटर टू मेक ए कोल्ड ड्रिंक्स. आपके मदर ने आपको कहा कि जाओ बेटा एक कोल्ड ड्रिंक्स बनाओ, ये लो शुगर और वाटर. तो मेकिंग ए शुगर सोल्यूशन ये चेंज, इसमें एक चेंज आया. आपने शुगर तो ऐड किया था पर शुगर गया कहाँ? इट मीन्स देयर इज ए चेंज इन द सोल्यूशन. सिमिलरली सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज ए चेंज. ऐसे आपने मिल्क को बाहर छोड़ दिया गर्मियों के दिन में तो फिर वो कर्ड बन गया. समटाइम्स मिल्क बिकम श्योर. कभी कभी मिल्क खट्टा हो जाता है, यानी कि उसमें उसका टेस्ट में चेंज आ जाता है. नहीं तो दिखने में ऐसे ही मिल्क जैसे ही दिखता है पर उसका चेंज आया उसका टेस्ट में. सोरिंग ऑफ मिल्क इज ए चेंज. स्ट्रेच्ड रबर बैंड ऑल्सो रिप्रेजेंट्स ए चेंज. अगर हमने एक रबर बैंड को खींचा तो फिर उसका किस में चेंज आया? उसका साइज में चेंज आ गया. मेक ए लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस यू हैव नोटिस्ड अराउंड यू. ऐसे ही हम अपने आसपास बहुत से प्रकार के चेंजेस देखते हैं, जैसे मूड चेंज होना, सीजन चेंज होना, ड्रेस चेंज होना, तो बहुत प्रकार के चेंजेस हम देखते हैं. इन दिस चैप्टर वी शैल परफॉर्म सम एक्टिविटीज एंड स्टडी द नेचर ऑफ दिस चेंजेस. इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि ये सारे चेंजेस का नेचर क्या है. उसी हिसाब से हम उसको कैटेगराइज करेंगे. ब्रॉडली दिस चेंजेस आर ऑफ 2 काइंड्स. तो विस्तृत हिसाब से देखें, ब्रॉडली देखें तो ये चेंजेस बेसिकली हम 2 ग्रुप्स करेंगे. कौन सा? फिजिकल चेंज हो सकता है या फिर केमिकल चेंज हो सकता है. तो फिर फिजिकल चेंजेस मीन्स व्हाट? कुछ एक्टिविटीज करते हैं. तो कट ए पीस ऑफ पेपर इन 4 स्क्वायर पीसेस. कट ईच स्क्वायर पीस फर्दर इनटू 4 स्क्वायर पीसेस. Lay these pieces on the floor on the table so that the pieces acquire the shape of the original piece of paper as it is shown in 6.1. ऐसे में अब देखा गया, देखिए ये इसमें कि एक बड़ा सा पेपर को हमने पहले 4 भाग किया और उसी 4 भाग को इच पीस ऑफ पेपर को फिर हमने 4 पोर्शन में डिवाइड किया, 4 स्क्वायर में डिवाइड किया. आप देख पा रहे हैं. तो फिर बाद में हमने फिर सबको मिलाकर वही बड़ा शीट ही बनाया. पर आपको क्या लगता है, पहले से जो बड़ा टुकड़ा लिया गया था और 4 भाग किया गया था वही पेपर और ये पेपर क्या सेम है? बिल्कुल सेम नहीं है. वही ओरिजिनल वाला हमको फिर से नहीं मिलेगा. तो हम बोलेंगे कि इसमें चेंज आ गया है ना. तो फिर ये किस प्रकार का चेंज, आगे पढ़ेंगे. Lay this piece on the floor or a table so that the pieces acquire the shape of the original piece of paper. So obviously you cannot join the pieces back to make the original piece. But is there a change in the property of the paper? हाँ, हमने पहले जैसे उसको जोड़ने की, उसी शेप देने की कोशिश की पर वो ओरिजिनल पीस वो नहीं बन पाएगा. उसमें कुछ तो चेंज हुआ है उसके साइज में, पर वो पेपर की क्वालिटी में क्या कुछ चेंज आया है या फिर पेपर की प्रॉपर्टी में क्या कुछ चेंज आया है? ऑब्वियसली नहीं. वही पेपर का वही पेपर है. छोटा टुकड़ा पेपर हो या बड़ा टुकड़ा पेपर, उसका क्वालिटी में कुछ चेंज नहीं आया है. ऑब्वियसली यू कैन नॉट जॉइन द पीस बैक टू मेक द ओरिजिनल पीस, बट इज देयर ए चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ द पेपर. तो एक्टिविटी 6.2
collect the chalk dust lying on the floor near the chalkboard in your classroom or crush a small piece of chalk into dust. तो फिर आप चॉक डस्ट सारे को मिला के अपने क्लासरूम में एक चॉक को क्रश कीजिए और स्मॉल पीसेस ऑफ चॉक कीजिए, फिर उसी सब को मिला के पानी देके फिर से उसको चॉक बनाइए. Add a little water to the dust to make a paste. Roll it into a shape of a piece of chalk. हमने चॉक को क्रश किया, पाउडर में पानी मिलाया, पेस्ट किया, फिर उसको चॉक बनाया. तो डिड यू रिकवर चॉक फ्रॉम द डस्ट? क्या वही सेम साइज का, उसी लेंथ का, इसी मोटे का चॉक आपको मिल पाएगा? तो फिर ये क्या होगा, ये भी हम बाद में इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. अब और एक करते हैं एक्टिविटी 6.3. टेक सम आइस इन ए ग्लास और प्लास्टिक टम्बलर. एक प्लास्टिक टम्बलर में कुछ आइस लेंगे. मेल्ट ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द आइस बाय प्लेसिंग द टम्बलर इन द सन. टम्बलर को हम सन में रख के तो फिर ए पोर्शन ऑफ आइस मेल्ट हो जाएगा. ऑब्वियसली ऐसा होता है. यू हैव नाउ ए मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर. तो अभी टम्बलर में क्या है, एक पोर्शन ऑफ आइस है और कुछ पोर्शन ऑफ आइस वाटर हो गया था ना, वही है. तो मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर है. नाउ प्लेस द टम्बलर इन ए फ्रीजिंग मिक्सचर आइस प्लस कॉमन सॉल्ट. अब हम इसी टम्बलर को, जिसमें आधा आइस और आधा वाटर है, फिर से हम फ्रीजिंग. नाउ प्लेस द टम्बलर इन ए फ्रीजिंग मिक्सचर, यानी कि उसमें थोड़ा सॉल्ट भी मिला देंगे. डज द वाटर बिकम सॉलिड आइस 1 सेकेंड. और हम अगर फ्रिज में रखेंगे तो फिर से वो आइस बन जाएगा, है ना. तो फिर देखते हैं आगे क्या होता है. एक्टिविटी 6.4. boil some water in a container. Do this see the steam rising from the surface of water. हम कुछ वाटर लेके कंटेनर में उसको बॉईल करते हैं तो फिर क्या होगा, स्टीम जो है वो उठने लगेगा और वो स्टीम कहाँ से जाएगा, सरफेस ऑफ वाटर से जाएगा. होल्ड एन इन्वर्टेड पेन बाय इट्स हैंडल ओवर द स्टीम एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर. हम एक पेन को, एक कवर को उसके ऊपर उठा के स्टीम के ऊपर रखेंगे. तो फिर क्या होगा, बॉइलिंग वाटर नीचे रहा, उसका स्टीम जहाँ लग रहा है थोड़ी ही देर ऊंचाई में एक हम पेन रखेंगे. ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द पेन. अब उसी पेन के इनर सरफेस को हम देखेंगे तो जहाँ पर स्टीम छू रहा है. डू यू सी एनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर देयर. आपको पेन की इनर सरफेस में कुछ ड्रॉपलेट दिखाई पड़ा क्या. एक्टिविटी 6.5. ये करने के लिए हमको बहुत केयरफुली करना पड़ेगा. होल्ड यूज्ड हेक्सा ब्लेड विथ ए पेयर ऑफ टोंग्स. तो एक हेक्सा ब्लेड को हम टोंग से उठा के रखेंगे. कीप द टिप ऑफ द फ्री एंड ऑफ द ब्लेड ऑन द गैस स्टोव. और इसके एक और आग में हम गैस स्टोव में दिखाएंगे. वेट फॉर ए फ्यू मिनट्स. कुछ देर बाद क्या होगा, ब्लेड को हमने टोंग में पकड़े हुए हैं और आग में दिखा रहे हैं. डज द कलर ऑफ द टिप ऑफ द ब्लेड चेंज. तो उसका ब्लेड का टिप में जो पर्सन आग के ऊपर है, क्या कुछ चेंजेस दिखाई दे रहा है. ऑब्वियसली वो तो रेड कलर का हो जाएगा. रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम. अब फ्लेम से हम ब्लेड को निकाल देंगे. ऑब्जर्व द टिप वंस अगेन आफ्टर सम टाइम. और उसका टिप को फिर थोड़ी देर बाद देखेंगे. डज इट गेट बैक इट्स ओरिजिनल कलर. क्या वो अपना पूर्व अवस्था उसी कलर में फिर से आ गया. इन एक्टिविटी 6.1, 6.2 you saw the paper and a piece of chalk underwent changes in size. आपको याद है से हमने पेपर काटा था और 4 भाग में और उसको फिर जोड़ा था. तो फिर उसमें ओरिजिनल में और ये बाद में काट के जोड़ने के बाद इसी में हमको क्या फर्क आया, इसमें साइज का, यानी कि पेपर का जो स्क्वायर पीस का साइज था, अब साइज में हमको फर्क आया. ऐसे ही चाक को पाउडर बना के हमने फिर से पेस्ट बना के चाक बनाया. उसी में भी पहले वाला चाक और बाद में बनाया गया चाक, उसी में साइज का फर्क आएगा. पर इन एक्टिविटीज 6.3 एंड 6.4 अभी जो हमने बाद में किया 6.3 और 4 में हमने क्या देखा, वाटर चेंज इट स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और फ्रॉम गैस टू लिक्विड. वाटर स्टीम होके, बॉयल होके, फिर वो ड्रॉपलेट पैन की अंदर की ओर लगना. इसका मतलब ये हुआ ना कि उसका स्टेट में चेंज हुआ है. पहले तो
आइस में सॉलिड टू लिक्विड हो गया, और जब बॉइलिंग वाटर में वो गैस टू लिक्विड होगा तभी तो पेन की अंदर की वो ड्रॉपलेट हुआ था, यानी कि जो वाटर वेपर है वो वाटर बन गया था। इन एक्टिविटी 6.5 द हेक्सा ब्लेड चेंज्ड कलर ऑन हीटिंग। हमने जब एक ब्लेड पीस को आग में दिखाया तो फिर वो रेड कलर हो गया था, और जब हमने कूल किया फिर से वापस वही कलर, यानी कि कहाँ पर चेंज आया, हमको ब्लेड की कलर में चेंज आया। तो प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल चेंज क्या है ये जानने के लिए हम पहले देखेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज जैसे कि शेप, साइज या फिर कलर या फिर स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस, मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट। इसी में अगर दीज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। तो शेप, साइज, कलर, स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज हुआ। उसका आकार, प्रकार, उसका रंग ढंग और उसका अवस्था, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। और फिजिकल चेंज किसे कहते हैं? ए चेंज इन व्हिच ए सब्सटेंस अंडरगोज ए चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। ऐसे चेंज जहां पर कि उसका फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है, जैसे कि उसका कलर, साइज, शेप उसी में चेंज आता है, तो दिस इज कॉल्ड ए फिजिकल चेंज। उसी को हम फिजिकल चेंज बोलेंगे। तो ये फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल, और ऐसे वाला चेंज रिवर्सिबल होता है, यानी कि हमको फिर पूर्वावस्था फिर से प्राप्त हो पाएगा। इन सच ए चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। और हाँ, याद रखिए ऐसे में कुछ नया चीज फॉर्म होने वाला नहीं है। केमिकल चेंज, ए चेंज विथ व्हिच यू आर क्वाइट फेमिलियर इज द रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, इसमें जो चेंज आता है ये आप भली बातें जानते हैं। इफ यू लीव ए पीस ऑफ आयरन इन द ओपन फॉर सम टाइम इट एक्वायर्स ए फिल्म ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंसेस। अगर एक आयरन का चीज को हम बाहर में छोड़ देते हैं बहुत दिन तक तो उसमें एक ब्राउनिश सब्सटेंस जैसे जमा हो जाता है। दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट। तो फिर उस ब्राउनिश सब्सटेंस को बोलते हैं रस्ट, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग। और जिस प्रोसेस से ये रस्ट पैदा हुआ है उसी प्रोसेस को कहते हैं रस्टिंग। आयरन गेट्स ऑफ पार्क और farmland, iron benches kept in lawns and gardens, almost every article of iron kept in the open gets rusted। जो बाहर पड़ा है आयरन का चीज, वो बेंच हुआ, गेट हुआ या फिर कुछ भी गार्डन में पड़ा है आयरन का चीज, वो कुछ दिन बाहर रहने के बाद रस्टेड हो जाता है। एट होम यू मस्ट हैव सीन सोवेल्स एंड स्पिट्स गेटिंग रस्टेड व्हेन एक्सपोज्ड टू द। ऐसे घर में जो सोवेल्स है या फिर ऐसे आयरन का उपकरण है वो बाहर रह जाए एटमॉस्फेयर फॉर सम टाइम इन द किचन, तो फिर वो सब रस्टेड हो जाता है। इन द किचन ए वेट आयरन पैन, अगर तावा भी अगर बाहर रह जाए अपन गेट्स रस्टेड इफ लेफ्ट इन दैट स्टेट फॉर सम टाइम। ऐसे ही उसको अगर छोड़ दिया जाए तो फिर वो भी रस्टेड हो जाता है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन व्हिच इट गेट्स डिपोजिटेड। तो रस्ट इज नॉट आयरन। ये रस्ट जो है ये आयरन नहीं है, आप कंफ्यूज मत कीजिए। रस्ट एक अलग चीज है जो एक प्रोडक्ट है, एक न्यू सब्सटेंस है, वो आयरन नहीं है। तो इधर एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन व्हिच इट गेट्स डिपोजिटेड। और जिस आयरन के ऊपर ये डिपोजिट हो रहा है उस आयरन से ये रस्ट एक अलग चीज है। लेट अस कंसिडर ए फ्यू मोर चेंजेस व्हेयर न्यू सब्सटेंसेस आर फाउंड। आइए देखते हैं और भी कुछ न्यू चेंजेस। इट इज डेंजरस टू लुक फॉर लॉन्ग बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। एक बर्निंग मैग्नीशियम रिबन जो कि बहुत लाइट देता है, उसको ऐसे खाली आंख में देखना और बहुत देर तक देखना बहुत डेंजरस है। द टीचर शुड एडवाइस चिल्ड्रन नॉट टू स्टेयर एट द बर्निंग रिबन। इसी को हम खुले आंख में ऐसे आंख फाड़ फाड़ के नहीं देखना चाहिए। गेट ए स्मॉल पीस ऑफ थिन स्ट्रिप और रिबन ऑफ मैग्नीशियम। तो एक थिन पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन हम लेंगे। क्लीन इट्स टिप विथ सैंड पेपर। उसका टिप को हम सैंड पेपर से क्लीन करेंगे। ब्रिंग द टिप नियर ए कैंडल फ्लेम, इट बर्न्स विथ ए ब्रिलियंट व्हाइट लाइट। तो फिर उसका टिप को क्लीन करके हमने जैसे उसको जलाया वो तो बहुत तेजी से ब्रिलियंट व्हाइट लाइट देके जलता है। वन इज इट कम्प्लीटली बर्न्ड इट लीव्स बिहाइंड ए पाउडरी एश। जब वो पूरा ही बर्न हो जाता है तो फिर पीछे छोड़ जाता है, बस एक पाउडरी एश रह जाता है, पाउडर सा रह जाता है।
तो डज द एस लुक लाइक द मैग्नीशियम रिवर, क्या जलने से पहले जो मैग्नीशियम रिवर था उसी के साथ ये एस, ये दोनों क्या सेम चीज है, दोनों क्या एक ही चीज है, एक जैसा दिखते हैं। द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, इसी चेंज को हम इक्वेशन में अगर लिखे तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, क्योंकि ये एयर में जल रहा है, ऑक्सीजन मदद कर रहा है, तो इसका मतलब है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में रिएक्शन हो रहा है और हमको मिल रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, Mg प्लस O2, ये MgO। याद रखिए ये जो रिएक्शन दिया गया है ये बैलेंस नहीं है और इसको बैलेंस करने की कोशिश भी मत कीजिए, क्योंकि ऊपर क्लास में हमको पढ़ाया जाएगा कि रिएक्शन कैसे बैलेंस करते हैं। द इक्वेशन हियर आर डिफरेंट फ्रॉम दोज इन मैथमेटिक्स, ये इक्वेशन मैथमेटिकल इक्वेशन से डिफरेंट है। इन इक्वेशंस ऑफ दिस काइंड द एरो इम्प्लाइज बिकम्स, इसमें जो एरो लेफ्ट साइड और राइट साइड प्रोडक्ट के बीच जो एरो है इसका मतलब है बिकम्स। नो अटेम्प्ट शुड बी मेड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस एट दिस स्टेज, ये हम बोल चुके। कलेक्ट द एस एंड मिक्स इट विथ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, उसी जो जलने के बाद एस निकला इसको अब आप वाटर में मिक्स कीजिए। स्टार द मिक्सचर, तो फिर उसको मिला के एक्वस सॉल्यूशन बनाइए और उसको स्टायर कीजिए। टेस्ट द मिक्सचर विद द ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर, अब ये मिक्सचर एसिडिक है या बेसिक ये हम लिटमस पेपर से देखेंगे। अगर आपको पता है कि डज द मिक्सचर टर्न रेड लिटमस ब्लू और मिक्सचर टर्न ब्लू लिटमस रेड, या तो रेड लिटमस ब्लू होगा या फिर ब्लू रेड होगा, उसी हिसाब से हमको पता चलेगा ये कि ये एसिडिक है या बेसिस। ऑन दिस बेसिस ऑफ दिस टेस्ट हाउ डू यू क्लासिफाई द एक्वस सॉल्यूशन, एसिडिक है या बेसिक है। इसमें क्या होता है, ऑन डिजल्विंग द एस इन वाटर इट फॉर्म्स ए न्यू सब्सटेंस, दिस चेंज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। जैसे हमने वो मैग्नीशियम ऑक्साइड को, ये तो वो एस है, तो उसको हम जब वाटर में मिक्स करेंगे तो फिर एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर, ये दोनों तो मिलाए थे ना हम, तो प्रोडक्ट निकलेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। As you have already learned in chapter 5, magnesium hydroxide is a base. ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पानी में घुलने के बाद जो सॉल्यूशन मिलता है ये एक बेस है। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज ए न्यू सब्सटेंस, इसका मतलब ये हुआ ना कि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड एक न्यू सब्सटेंस है फॉर्म्ड ऑन बर्निंग मैग्नीशियम, मैग्नीशियम रिवर को जलाने में हमको न्यू सब्सटेंस मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अनदर न्यू सब्सटेंस। सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड विद वाटर, ऐसे ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एक न्यू सब्सटेंस है जो हमको कैसे मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो एस को हमने पानी में मिक्स करने के बाद। एक्टिविटी 6.7, तो क्योंकि इसमें हमको न्यू सब्सटेंस मिला इसीलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, हम उसको केमिकल चेंज बोल सकते हैं, हालांकि यह अभी नहीं बताया गया है, आगे बताएगा। तो एक्टिविटी 6.7 टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर, डिजल्व अबाउट ए स्पूनफुल ऑफ कॉपर सल्फेट। अब हम क्या करेंगे, एक स्पूनफुल ऑफ कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू विट्रल भी बोलते हैं और नीला थोथा बोलते हैं, इन अबाउट हाफ ए कप ऑफ वाटर, तो हमने 1 टीस्पून ऑफ कॉपर सल्फेट प्लस हाफ कप ऑफ वाटर इन ए बीकर, और उसमें एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द सॉल्यूशन। तो हमने 3 चीजें मिलाए, वाटर, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और कॉपर सल्फेट। क्लियर, यू शुड गेट ए ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन, इसमें हमको एक यू शुड गेट ए ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन से, तो इसमें हमको एक ब्लू कलर सॉल्यूशन मिलेगा। इसमें से सेव ए स्मॉल सैंपल ऑफ द सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब और ए स्मॉल ग्लास बॉटल, ड्रॉप ए नेल और ए यूज्ड सेविंग ब्लेड इनटू द रिमेनिंग सॉल्यूशन। तो उसमें से कुछ हम टेस्ट ट्यूब में निकालेंगे या फिर ग्लास बोतल में निकालेंगे और उसमें एक सेविंग ब्लेड हम डाल देंगे जो कि यूज्ड किया गया है यानी कि एक्टिव है, इनटू द रिमेनिंग सॉल्यूशन। वेट फॉर हाफ एन आवर, अब हम हाफ एन आवर आधा घंटा इंतजार करने के बाद देखेंगे कि ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, कंपेयर इट विद द कलर ऑफ द सैंपल सॉल्यूशन सेव्ड सेपरेटली। पहले हमने हाफ कप ऑफ वाटर, उसी के साथ वो सैंपल बनाया था ब्लू विट्रल डाल के, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल के, और उसी सैंपल में से हमने लिया था और उसी में हमने ब्लेड डाला था। तो आधा घंटा उसको छोड़ने के बाद हम ओरिजिनल सॉल्यूशन ब्लू सॉल्यूशन के साथ उसको कंपेयर करेंगे। हमको क्या मिलेगा,
ये देखिए, ये ओरिजिनल सॉल्यूशन है ब्लू वाला, अब बाद में ब्लेड डालने के बाद उसका कलर हो गया ग्रीन. डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन? कलर की सॉल्यूशन के कलर में आपको कुछ चेंज दिखाई पड़ रहा है? टेक आउट द नेल और द ब्लेड. हैज इट चेंज्ड इन एनी वे? तो द चेंजेस दैट यू नोटिस आर ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन. तो ये जो चेंजेस आपको नजर आ रहा है वो किसकी वजह से? ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन. तो कॉपर सल्फेट और आयरन, उसमें हम ब्लेड डाले, उसी के बीच ये हुआ है. द चेंज ऑफ कलर ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द आयरन सल्फेट. ये जो ग्रीन कलर हुआ ये ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट. ठीक है, तो ये ग्रीन कलर ड्यू टू आयरन सल्फेट. तो ये आयरन सल्फेट भी एक न्यू सब्सटेंस है. तो द ब्राउन डिपोजिट ऑन द आयरन नेल इज कॉपर. और ब्लेड के ऊपर, आयरन नेल के ऊपर जो ब्राउन कलर डिपोजिट हुआ है वो कॉपर है. अनदर न्यू सब्सटेंस, कॉपर भी एक न्यू सब्सटेंस ही हुआ. तो वी कैन राइट द रिएक्शन एज, इसी रिएक्शन को हम ये कह सकते हैं कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन प्लस आयरन, इट बिकम्स आयरन सल्फेट सॉल्यूशन व्हिच इज ग्रीन इन कलर. पहले ब्लू कलर था क्योंकि कॉपर सल्फेट था, अब आयरन सल्फेट हमको प्रोडक्ट मिला है वो ग्रीन कलर है. और साथ ही साथ हमको मिलेगा कॉपर जो कि ब्राउन डिपोजिट ब्लेड के ऊपर. ठीक है, तो फिर इतने सारे न्यू सब्सटेंसेस, तो ऑब्वियसली ये एक फिजिकल चेंज नहीं, केमिकल चेंज है क्योंकि न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म हुआ. एक्टिविटी 6.8. टेक अबाउट ए टीस्पून ऑफ विनेगर इन ए टेस्ट ट्यूब. एड ए पिंच ऑफ बेकिंग सोडा टू इट. You would hear a hissing sound and see bubbles of a gas coming out. अपने विनेगर में बेकिंग सोडा मिला है, सारी किचन की चीजें. एक टीस्पून ऑफ विनेगर, उसमें एक पिंच ऑफ बेकिंग सोडा. आपको एक हिसिंग साउंड सुनने के लिए मिलेगा. तो ये क्या है? क्योंकि कुछ नया गैस बना होगा. पास दिस गैस हिसिंग साउंड एंड सी बबल्स ऑफ ए गैस कमिंग आउट. पास दिस गैस through freshly prepared lime water as shown in figure 6.5. जैसे अगले पेज दिखा गया है, तो उसको लाइम वाटर के थ्रू हम पास करेंगे. व्हाट हैपेंस टू द लाइम वाटर? अब लाइम वाटर का हाल क्या होगा? द चेंज इन द टेस्ट ट्यूब इज एज फॉलोज. चेंज इन द टेस्ट ट्यूब कैसे चेंज होगा? विनेगर प्लस बेकिंग सोडा, इट गिव्स अस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. तो उसमें हमको मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अदर सब्सटेंसेस. तो न्यू सब्सटेंस क्या मिला हमको? कार्बन डाइऑक्साइड मिला प्लस अदर सब्सटेंसेस. द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर इज एज फॉलोज. आइए अब रिएक्शन में इसको देखेंगे अगले पेज में. यह है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर. लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है CaOH2. तो हमको प्रोडक्ट मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर. तो व्हेन, इसी से हमको ये पता चला, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोडक्ट उसको लाइम वाटर के थ्रू पास कराने से कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड व्हिच मेक्स लाइम वाटर मिल्की. इसलिए तो लाइम वाटर मिल्की हो गया. द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की इज अ स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. जब भी हमको लेबोरेटरी में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंस टेस्ट करना होता है, हम इसी टेस्ट ही करते हैं. ये बहुत जाने माने रिएक्शन है. तो यू विल यूज इट इन चैप्टर 10 टू शो दैट द एयर वी ब्रीथ आउट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड. हम जो एयर ब्रीथ करते हैं हमारे निश्वास प्रश्वास में, तो जो छोड़ते हैं वो रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड होता है. उसका टेस्ट करने के लिए भी ये वाला रिएक्शन यूज किया जाता है. In activity 6.6, 6.8, you saw that in each change one or more new substances were formed. हमने देखा कि एक या फिर एक से ज़्यादा भी substances फॉर्म हुआ. In activity 6.6, the S, हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया था. The S was the new substance formed when magnesium was burnt in air. तो उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड निकला था. In activity 6.7, the reaction of copper sulfate with iron produced iron sulfate and copper. 6.7 में भी हमने देखा कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था, उसमें हमने एक ब्लेड डाला था. तो फिर उसी में भी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन मिल गया हमको
और साथ ही साथ कॉपर मिला तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ, दो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ। बोथ ऑफ दीज आर न्यू सब्सटेंसेस। हमने ये सारे देखा कि न्यू सब्सटेंस ही फॉर्म हो रहा है, पहले वाला वो नहीं है जिसने रिएक्शन किया था, वो अब प्रोडक्ट में नहीं है। तो कॉपर वाज डिपॉजिटेड ऑन द सेविंग ब्लेड ऑफ आयरन, और जो नया कॉपर मिला वो सेविंग ब्लेड में डिपॉजिटेड हो गया था। इन एक्टिविटी 6.8 में हमने किचन का सामान विनेगर प्लस बेकिंग सोडा लिए थे और उसमें एक हिसिंग साउंड होके कार्बन डाइऑक्साइड ही निकला था। व्हिच टर्न्ड, कार्बन डाइऑक्साइड बोल के हमको कैसे पता चला, क्योंकि ये लाइम वाटर को मिल्की कर दिया, लाइम वाटर को मिल्की कर दिया, वो दर्शाता है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कैन यू नेम द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन, तो उसमें क्या न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ, वो जो न्यू सब्सटेंस वो तो कैल्शियम कार्बोनेट था। तो ए चेंज इन व्हिच, ये बहुत अच्छी तरह याद रखिए कि केमिकल रिएक्शन हम किसे कहेंगे, केमिकल रिएक्शन किसे कहेंगे, जिसमें केमिकल चेंज होता है उसे कहेंगे। तो केमिकल चेंज किसे कहेंगे, आइए देखते हैं। ए केमिकल चेंज इन व्हिच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड ए केमिकल चेंज। एक ऐसा चेंज जहां पर हमको एक या एक से ज्यादा न्यू सब्सटेंसेस प्रोडक्ट के रूप में मिलता है या फिर बनता है। ए चेंज इन व्हिच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड ए केमिकल चेंज। ए केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन। ये दोनों एक ही चीज है, केमिकल चेंज को केमिकल रिएक्शन भी कहा जाता है। केमिकल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स, ये हमारे लाइफ में इसका बहुत अहमियत है। ऑल न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस। जब भी न्यू सब्सटेंसेस बनता है वो एक केमिकल चेंज ही होता है, जैसे कि, और ये सब कहाँ कहाँ होता है, डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, रिपेनिंग ऑफ फ्रूट्स, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ये सारी केमिकल चेंजेस है। हैपन, दिस ऑल हैपन ड्यू टू सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेस। सिर्फ एक ही केमिकल चेंज नहीं, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, और लास्ट प्रोडक्ट जाकर जैसे फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट निकलना, वो सारे डाइजेशन का लास्ट फूड निकलना ग्लूकोज बन के, बहुत सारे चेन्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होता है फिर जाकर मिलता है। ऐसे ही ए मेडिसिन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ए चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन। यूजफुल न्यू मटेरियल्स सच एज प्लास्टिक्स एंड डिटर्जेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, तो मेडिसिन भी एक केमिकल रिएक्शंस हो के एक के बाद दूसरा के बाद तीसरा हो के लास्ट को एक मेडिसिन मिलता है जो कि हमारे लिए बहुत यूजफुल होता है ना। तो ऐसे ही और यूजफुल मटेरियल्स है जैसे प्लास्टिक्स और डिटर्जेंट्स, ये सब भी प्रोडक्ट है प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शन। इंडीड एवरी न्यू मटेरियल इज डिस्कवर्ड बाय स्टडिंग केमिकल चेंजेस। तो फिर ऐसे न्यू मटेरियल डिस्कवर कैसे होता है कि तरह तरह से ये केमिकल चेंजेस को स्टडी किया जाता है, कहाँ पर क्या चेंजेस लाए, किसके साथ किसको मिक्स करे तो बाय प्रोडक्ट ये निकलेगा, फिर जाकर एक न्यू सब्सटेंस जो कि हमारे यूजफुल होता है ऐसे मिलता है। We have seen that one or more new substances are produced in a chemical change. एक केमिकल चेंज में एक या एक से ज़्यादा भी सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होता है। इन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट्स द फॉलोइंग में accompany ए केमिकल चेंज। न्यू प्रोडक्ट होने के साथ साथ और बहुत सारे लक्षण है जिससे हम बोल सकते हैं कि ये केमिकल चेंज है। जैसे देखिए कुछ पॉइंट्स नीचे दिया गया है और हमने अंडरलाइन भी कर दिया है, उसी पॉइंट्स को और भी सेट कर दिया है हमने। हीट और लाइट प्रोड्यूस हुआ और एनी अदर रेडिएशन जैसे कि अल्ट्रावायलेट लाइट वो सब में भी गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब, या तो निकल जाता है अल्ट्रावायलेट लाइट हुआ या फिर हीट और लाइट हुआ, ये एब्जॉर्ब भी हो सकता है और इवॉल्व भी हो सकता है। तो और क्या, सेकंड पॉइंट, साउंड प्रोड्यूस हो सकता है और चेंज इन स्मेल हो सकता है। स्मेल कुछ अच्छा स्मेल हो सकता है और कुछ फाउल स्मेल, ऐसे भी कुछ स्मेल हो सकता है। कलर चेंज हो सकता है, जैसे हमने देखा कि कॉपर सल्फेट का आयरन सल्फेट हो जाने के कारण ग्रीन कलर हो गया। एक गैस में भी फॉर्म्ड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, विनेगर और सोडा को हमने मिलाया तो बेकिंग सोडा मिलाया तो कैसे एक गैस फॉर्म हो गया। तो लेट अस लुक एट सम एग्जांपल, ये सारे लक्षण है केमिकल चेंजेस होने का। लेट अस लुक एट सम एग्जांपल्स, और भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यू सॉ दैट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज ए केमिकल चेंज। हमने देखा जब मैग्नीशियम रिबन को हमने जलाया तो फिर न्यू सब्सटेंस निकले और ये केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ कोल वुड
और लीव्स इज ऑल्सो ए केमिकल चेंज। ऐसे कोल, वुड और लीव्स को भी जलाएं तो वो भी एक केमिकल चेंज है। इनफैक्ट सच मानो तो बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज ए केमिकल चेंज। जब बर्निंग होता है किसी भी सब्सटेंस का तो फिर वो एक केमिकल चेंज ही होता है। बर्निंग इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय प्रोडक्शन ऑफ हीट। और हाँ, बर्निंग के साथ साथ ये प्रोडक्शन ऑफ हीट भी साथ ही साथ होता है। एक्सप्लोजन ऑफ ए फायरवर्क इज ए केमिकल चेंज। ऐसे आपने देखा होगा कि क्रैकर्स जब हम जलाते हैं तो फिर ये एक्सप्लोजन जो होता है ये भी एक केमिकल चेंज है। यू नो दैट सच एन एक्सप्लोजन प्रोड्यूसेस हीट, लाइट, साउंड एंड अनप्लेजेंट गैसेस दैट पॉल्यूट द एटमॉस्फेयर। आपको अच्छी तरह पता है दिवाली में कितने पटाखे तोड़े होंगे आपने। तो फिर सुंदर सुंदर लाइट, फुलझड़ियाँ और फिर ऊंचे तारा जैसे, फ्लावर्स जैसे जाकर ऊंचे आसमान में दिखता है ना, सुंदर सुंदर हीट, लाइट, साउंड, ये सारे हमको दिखता है। पर उसके साथ एक अनप्लेजेंट गैस भी होता है और उसके साथ हमारे एयर, एटमॉस्फेयर पॉल्यूट भी होता है, गंदा भी हो जाता है। इसीलिए तो आजकल मना हो रहा है कि ज़्यादा फुटका मत फोड़ो। दैट इज वाई यू आर एडवाइज्ड नॉट टू प्ले विथ फायरवर्क्स। ठीक है, तो व्हेन फूड गेट्स स्पॉइल्ड इट प्रोड्यूसेस फाउल स्मेल। जब खाना खराब हो जाता है, हमने क्लास 5 में पढ़े हैं तो दो फ्रेंड बातें कर रहे थे ना कि अरे तेरा तो लंच बॉक्स में खाना शायद खराब हो गया है। कैसे पता चला? बिना चखे, क्योंकि उसका फाउल स्मेल से। When food gets spoiled it produces a foul smell. Shall we call this change a chemical change? तो हमने तो इससे पहले वाला पेज में पढ़े, स्मेल में भी चेंज हो सकता है केमिकल रिएक्शन में। You must have noticed that a slice of an apple acquire a brown color if it is not consumed immediately. अगर हम एक पीस ऑफ एप्पल को काट लिए और तुरंत नहीं खाए तो फिर उसमें एक ब्राउन कलर आ जाता है। इफ यू हैव नॉट सीन दिस चेंज इन कलर, कट ए फ्रेश स्लाइस ऑफ एप्पल एंड कीप इट अवे फॉर सम टाइम्स। रिपीट द सेम एक्टिविटी विथ ए स्लाइस ऑफ पोटैटो और ब्रिंजल। तो फिर अगर आपने ये नहीं देखा है तो जाइए अब भी काटिए और देखिए कि क्या चेंज होता है। सिर्फ एप्पल ही नहीं, आप पोटैटो भी काटिए, ब्रिंजल भी काटिए और फिर ऐसे ही चेंज आपको ब्राउन ब्राउन होने का। थोड़ी ही देर बाद आप अगर उसको नहीं यूज करेंगे तो ब्राउन कलर आ जाएगा। तो ये कैसे आया? द चेंज ऑफ कलर इन दीज केसेस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस। हाँ भाई, इसमें भी न्यू सब्सटेंस ही फॉर्म हुआ है और ये भी एक केमिकल चेंज ही है। आर नॉट दी चेंजेस केमिकल चेंजेस? तो फिर इसको क्या आप केमिकल चेंज नहीं मानेंगे? इन चैप्टर 5 यू न्यूट्रलाइज्ड एन एसिड विथ बेस। इज न्यूट्रलाइजेशन ए केमिकल चेंज? चैप्टर 5 में हमने एसिड बेस चैप्टर में पढ़ा था कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। एक एसिड और एक बेस दोनों को न्यूट्रलाइज किया है, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं और ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं जिसमें सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है। तो फिर इसमें भी तो नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है ना, तो आपको पता चल गया ये कौन सा चेंज होगा। आइए देखते हैं। ए प्रोटेक्टिव शील्ड। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ द ओजोन लेयर इन आवर एटमॉस्फेयर। आप सुने होंगे कि हमारे एटमॉस्फेयर में एक ओजोन लेयर है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन which come from the sun। तो फिर ये हमको सन से एक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आता है, उसका वो हमको जो क्षति पहुंचाना चाहता है उससे बचाए रखता है। कैसे? कि ओजोन एब्जॉर्ब्स दिस रेडिएशन एंड ब्रेक्स डाउन टू ऑक्सीजन। ओजोन उसको एब्जॉर्ब कर लेता है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को और खुद ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है, ब्रेक होके ऑक्सीजन हो जाता है। ऑक्सीजन इज डिफरेंट फ्रॉम ओजोन। ये ऑक्सीजन जो है ये ओजोन से अलग है क्योंकि ओजोन है O3 और ऑक्सीजन है O2। कैन वी ऑल कॉल द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओजोन ए केमिकल चेंज? तो हम इसको एक केमिकल चेंज कह पाएंगे क्योंकि न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ। बिल्कुल कह पाएंगे। इफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वर नॉट एब्जॉर्ब बाय ओजोन, अगर ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ओजोन एब्जॉर्ब नहीं करता, इट वुड रीच द अर्थ सरफेस एंड कॉज हार्म टू अस एंड अदर लाइफ फॉर्म्स। ये हमारा बहुत लॉस कर देता, हमारा बहुत क्षति कर देता। ओजोन एक्ट्स एज ए नेचुरल शील्ड अगेंस्ट दिस रेडिएशन। अब हमने जाना कि वो हमारे नेचुरल शील्ड के हिसाब से काम करता है क्योंकि वो बचाता है हमें। रस्टिंग ऑफ आयरन। लेट अस गेट बैक टू रस्टिंग। आइए अब रस्टिंग क्या है लौट चलते हैं, अच्छे से जानते हैं। दिस इज वन चेंज दैट अफेक्ट्स आयरन आर्टिकल्स एंड स्लोली डिस्ट्रॉयज देम। ये एक ऐसा चेंज है जिससे कि वो आयरन आर्टिकल को डिस्ट्रॉय कर देता है, स्पॉइल कर देता है।
Since iron is used in making bridges, ships, cars, trucks, bodies and many other articles, the monetary loss due to rusting is huge. क्योंकि आयरन से हमारे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज बनता है जिसके ऊपर हम भरोसा रखते हैं, जैसे कि ब्रिज, शिप, कार, ट्रक, ये सारे. तो फिर आयरन का लॉस होना हमारे लिए एक बहुत बड़ी लॉस है. द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन. आइए देखते हैं रस्टिंग कैसे बनता है. तो फिर आयरन प्लस ऑक्सीजन मिल के उसके साथ वाटर मिल जाए तो रस्ट हो जाता है. तो फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज एसेंशियल. अब हमको पता चला रस्टिंग के लिए ऑक्सीजन और वाटर ये दोनों साथ साथ होते हैं आयरन के साथ, तभी ये बनता है. इनफैक्ट इफ द कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर इज हाई which means it is more humid, rusting becomes faster. अगर हमारा ह्यूमिड एयर है या फिर कंटेंट ऑफ मॉइस्चर अगर एयर में ज़्यादा है तो फिर ऐसे में ये रस्टिंग का प्रोसेस और भी जल्दी हो जाता है, फास्टर हो जाता है, जो कि डेंजरस है. सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग? इस रस्टिंग को हम कैसे चेक करें? प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ ऑक्सीजन और वाटर और बोथ. तो फिर एक उपाय है कि आयरन आर्टिकल को हम ऑक्सीजन और वाटर इनमें से किसी के भी संस्पर्श में आने नहीं देंगे. वन सिंपल वे इज टू अप्लाई अ कोट ऑफ पेंट और ग्रीस. एक उपाय है कि हम आयरन के ऊपर पेंट कर सकते हैं या ग्रीस कर सकते हैं. इनफैक्ट दिस कोट शुड बी अप्लाइड रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग. अगर हम चाहते हैं कि रस्ट बिल्कुल ही ना बने तो रेगुलरली हम ये उसमें अप्लाई करते जाएंगे, ये पेंट या ग्रीस हुआ. Another way is to deposit a layer of metal like chromium or zinc on iron. और एक उपाय है कि यह प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन कहते हैं. तो फिर आयरन के ऊपर द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग ए लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन. तो गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, ए लेयर ऑफ जिंक आयरन के ऊपर डिपोजिट हो जाता है. The iron pieces we use in our homes, iron pipes we use in our homes to carry water are galvanized to prevent rusting. तो फिर हमारे जिस वाटर पाइप में पानी आता है ये अंदर की ओर से गाल्वानाइज्ड होकर रहता है, तभी तो हमको अच्छा पानी मिल पाता है जिसमें कि रस्टिंग ना हुआ होता है. तो यू नो दैट शिप्स आर मेड ऑफ आयरन एंड ए पार्ट ऑफ देम रिमेन्स अंडर वाटर. शिप जो है आयरन का बना है और वो पानी के अंदर ही रहता है. कुछ पार्ट उसके अंदर रहता है, कुछ पार्ट बाहर रहता है. ऑन द पार्ट अबव वाटर ऑल्सो वाटर ड्रॉप्स कीप क्लिंगिंग टू द शिप्स आउटर सरफेस. तो मोर ओवर द वाटर ऑफ द सी कंटेन्स मेनी सॉल्ट्स. तो शिप का एक हिस्सा वाटर के अंदर रहता है, एक हिस्सा बाहर रहता है, पर पानी तो चिपका ही रहता है दोनों ओर. तो फिर उसमें कहता है वाटर ऑफ द सी वाटर में बहुत प्रकार के सॉल्ट रहते हैं. द सॉल्ट वाटर मेक्स द प्रोसेस ऑफ रस्ट फॉर्मेशन फास्टर. और सॉल्ट होने के कारण ये रस्टिंग का प्रोसेस और भी तेज हो जाता है. देयरफॉर शिप सफर ए लॉट ऑफ डैमेज फ्रॉम रस्टिंग इन स्पाइट ऑफ बीइंग पेंटेड. हर ईयर उसको पेंट किया जाता है फिर भी वो रस्टिंग से बहुत डैमेज होता है. सो मच सो दैट ए फ्रैक्शन ऑफ शिप्स आयरन हैज टू बी रिप्लेस्ड एवरी ईयर. जैसे भी हो एक पार्ट तो शिप के बदलना ही पड़ता है ये रस्टिंग के कारण, डैमेज होने के कारण. कैन यू इमेजिन द मॉनेटरी लॉस टू द वर्ल्ड? ऐसे में हमारे बहुत मॉनेटरी लॉस होता है. क्रिस्टलाइजेशन. इन क्लास 6 यू हैव लर्न दैट सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द इवापोरेशन ऑफ सी वाटर. आपको पता है कि सॉल्ट कैसे फॉर्म होता है, इवापोरेशन ऑफ सी वाटर करके. सॉल्ट को बड़े बड़े पीट में रखा जाता है जिसका डेप्थ बहुत कम होता है, वो फैल कर रहता है और उसमें से इवापोरेशन होकर सी वाटर ऊपर चला जाता है. अब सी वाटर बिल्कुल ही बचा नहीं रहता है और वहाँ पर पैचेस ऑफ सॉल्ट ही रह जाता है. द सॉल्ट ऑब्टेन्ड इन दिस मैनर इज नॉट प्योर एंड द शेप ऑफ इट्स क्रिस्टल कैन नॉट बी सीन क्लियरली. इसी पद्धति में हमको जो सॉल्ट मिलता है वो यूज करने लायक नहीं है, ये प्योर नहीं होता है और इसका क्रिस्टल भी बहुत छोटा होता है, उसमें बहुत सारी धूल मिट्टी भी साथ साथ होते हैं. तो हाउएवर लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंसेस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम देयर सॉल्यूशन. तो लार्ज क्रिस्टल उसी सॉल्यूशन से कैसे मिले, उसी प्रोसेस को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन. तो छोटे दाना नहीं, हमको चाहिए बड़े दाना.
क्रिस्टल फॉर्म बड़ा होना चाहिए और इसी फॉर्म को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज, क्योंकि इसमें कुछ न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है, सिर्फ साइज का ही चेंज हो रहा है, इसीलिए ये एक फिजिकल चेंज है। एक्टिविटी 6.9, यूज ओनली डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, बी केयरफुल व्हाइल बॉइलिंग वाटर। टेक ए कप फुल ऑफ वाटर, एक कप फुल ऑफ वाटर लीजिए और एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड उसमें ऐड कीजिए और उसको थोड़ा सा गर्म कीजिए। व्हेन इट स्टार्ट्स बॉइलिंग, जब वो बॉइलिंग होना शुरू करे तो फिर उसमें थोड़ा कॉपर सल्फेट पाउडर स्लोली ऐड करते जाइए और स्टायर करते जाइए। ये प्रोसेस तब तक कीजिए जब तक और ज़्यादा पाउडर डिजर्व ना हो पाए, यानी कि जैसे हम सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं ना, ऐसे ही। अब उसको जैसे वो ज़्यादा और कॉपर सल्फेट पाउडर डिजर्व ना कर पाए, उसी स्टेज आ जाए तो उसको अब फिल्टर कर देना है और इसको कूल करने के लिए छोड़ देना है। जब तक वो कूल ना हो, डू नॉट डिस्टर्ब द सॉल्यूशन व्हेन इट इज बीइंग कूल्ड, इट इज कूलिंग। जब वो ठंडा हो रहा है इसको डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करना है। लुक एट द सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम। अब कुछ ही देर बाद अब आप सॉल्यूशन को देखिए। कैन यू सी द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट? आपको कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल दिखाई पड़ रहा है क्या? वो बहुत सुंदर दिखता है। अगर दिखाई नहीं पड़ रहा है, इफ नॉट वेट फॉर सम मोर टाइम, तो कुछ ही और टाइम आप इंतजार कीजिए। ये देखिए कॉपर सल्फेट का कितना सुंदर क्रिस्टल बनता है, बिल्कुल डायमंड की तरह दिख रहा है ना दूर से। You have learned about physical and chemical changes. अब आपने बहुत अच्छी तरह पढ़ा कि फिजिकल चेंज क्या है और केमिकल चेंज क्या है, उसके सारे सिम्टम्स क्या है, और ट्राई टू आइडेंटिफाई चेंजेस दैट यू ऑब्जर्व अराउंड यू एज फिजिकल और केमिकल चेंजेस। तो आप अच्छी तरह आपके चारों ओर जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, बहुत अच्छी तरह पहचान कर पाएंगे और सच में आप कर पाएंगे। तो आपने बहुत अच्छी तरह लर्न किया। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you can get the latest chapter uploaded by me. Thank you.